Now am I audible? Okay. Audible? Yes. सर जिसमें आपने बेटर सॉल्व दिया सर ये 5 नंबर का था ना? ठीक है ना? चलो। सर ये 5 नंबर का था ना? हाँ 5 आंसर। सर आपने 2 ही दिया। हाँ इसीलिए क्योंकि वो उसमें गड़बड़ी की है आपने। लोगों ने पूरा सॉल्व किया, क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक में b+3 और b 3 बन के आपके बन जाते हैं, तो आपने फैक्टराइज किया ही नहीं। नहीं सर वो जिसमें मैंने डायरेक्ट लिखा है। डायरेक्ट लिखा है बट लोगों ने सॉल्व किया है, देखो किसी की कॉपी देखो, तो इसीलिए ये सोल्यूशन वाला है ना, सोल्यूशन के बाद से ऑप्शन वाला नहीं करेंगे। स्मित आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, आपके 1-2 नंबर आ रहे हैं, चाहे 25 में हो चाहे 20 में हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काफ़ी समय से ऐसा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स निकालो। सर एक मिनट सर ये क्वेश्चन बता दो पेज नंबर 45 पे। एक डाउट है कुणाल का, पूछिए। सर 45 में बस 16 क्वेश्चन 16 और ये 21। हाँ 45 क्वेश्चन नंबर 16, पेज 45 का क्वेश्चन नंबर पूछा है 16। हाउ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अदर इज टैमरिंड है। ऐसा कुछ नहीं मिला सकते हैं बेकिंग पाउडर में, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि कोई आपको माइल्ड एसिड मिलाना होगा जो खाने पीने में काम आ सके। इमली को सुखा लो तो इमली में कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड डाल सकते हैं, एसिटिक नहीं डाल सकते। एसिटिक एसिड पंजेंट स्मेल है, आपका सारा फाउल हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर से हम केक बनाते हैं, आप देखते हो कि कैसे स्मेल आती है एसिटिक एसिड से या विनेगर से, अच्छी स्मेल नहीं आती है, बहुत पंजेंट है, तो हम वो नहीं डाल सकते। तो सर टार्टरिक एसिड के अलावा कोई और भी ऐसा माइल्ड एसिड है? और आप सिट्रिक एसिड डाल दो, सिट्रिक एसिड है तो टार्टरिक एसिड डाल दिया जाता है। सर एक वैसे 21 और समझो। 21st क्वेश्चन है which one of the following can be used as acid base indicator by visually impaired student? देख नहीं सकता है। अनियन और हाँ, लौंग ये सब कर सकते हो। जैसे क्लोव ऑयल है वो किस तरीके का इंडिकेटर है? इंडिकेटर है, तो क्लोव ऑयल डाल दो। इसी तरीके से अनियन कर सकते हो, तो अनियन से भी बात बन जाएगी। ठीक है। नाउ देयर आर आल्सो सम अदर इंडिकेटर्स, जैसे कि वनीला, तो वनीला स्मेल के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं दैट इंडिकेटर्स आर टू बी एडेड। सर कांदा भी और सर ये 20 सर 20 क्वेश्चन में दे रखा है एसिड जब वाटर में डालेंगे तो सर ये होगा क्या? सर एसिड जब वाटर से डालेंगे बोलो सर 21 सर इसमें ये Which आयोनाइजेशन one of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? सर एक्सोथर्मो बहुत क्या होगा कि आयोनाइजेशन स्मॉल अमाउंट है, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड को पानी में डालोगे तो H+Cl- बन जाएगा, जो कि आयोनाइजेशन होगा। और कुछ पूछ रहा है क्या? डाइल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है। सर ये एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन सॉल्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट फॉर्मेशन डाइल्यूशन और आयोनाइजेशन 1 and 3, क्योंकि सॉल्ट नहीं बनेगा, वो कोई सॉल्ट क्या बनेगा, H+ और ये सब हो जाएगा। ओके। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला के पतला करना है किसी चीज को। आप चीनी के शरबत को भी डाइल्यूट कर सकते हो ना, तो इसमें एसिड ज्यादा होता है या फिर पानी मिलाते जाओ तो कोई भी चीज डाइल्यूट होती चली जाएगी। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटल एंड नॉन मेटल, दैट
the ability, which one of the following properties सर डलनेस generally not shown? तो dullness सोनोरस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डेफिनेट, ठीक है। फर्स्ट का सी हो गया, डलनेस नहीं होती है मेटल में, मेटल्स आर लस्ट्रस। सेकंड क्या है? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसके पास बैठो, ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पांसिबल? वन क्या है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम अच्छा थर्मल कंडक्टर है। और फोर क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। नाउ इसका फर्स्ट का क्या था? इसका फर्स्ट का क्या था? चलिए, which one of the following metal do not react with सर फर्स्ट का cold? क्या था? हाँ? सर फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट का देख लो, फर्स्ट में क्या? डलनेस। Which one of the following is not shown by metal? मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं ना, डल तो नहीं होते हैं, ठीक है। अगर फ्रेशली कट मेटल है तो लस्ट्रस होगा ही, तुरंत काटा हुआ। Which one of the, ठीक है, which that is which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? ना तो कोल्ड वाटर स्टीम से रिएक्ट करें, ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करें, ना हॉट वाटर से। ऐसा कौन मेटल है? सर Fe दैट इज एफी। एफी में क्या है कि जैसे डोसे के तवे पे अगर पानी छिड़को तो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, या तवे पे पानी छिड़को सर, वो स्टीम से रिएक्ट करेगा, Fe3O4 बना देगा। ओके, मैग्नेटाइट आपने बताया था ना? मैग्नेटाइट, उसका नाम मैग्नेटाइट Fe3O4। Which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron सर with वही steam? Fe3O4। Fe3O4 वो काले रंग का होता है और उसी से मैग्नेट भी बनते हैं, मैग्नेटाइट उसका नाम है, ठीक है। What happens when calcium is treated with water? सर, vigorous- कैल्शियम को पानी में अगर डाला जाए तो सर, ये क्या करेगा? सर 3 and 4। कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, तो कैल्शियम की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं, सर D 3 and 4। कैल्शियम प्लस वाटर, तो सीधा अगर आप इसमें डाल दें सर लेस वायलेंट होगा। तो इट रिएक्ट्स बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर, D होगा। सरफेस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये इतना तेज नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर अगर ऑक्साइड बना लिया जाए तब करोगे तो जल्दी है, ठीक है, क्योंकि उतना वायलेंट नहीं है। कैल्शियम की टेबलेट्स भी हम लोग खाते हैं, Yes, तो ऐसा अगर होता तो बहुत तेजी से हमारे अंदर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती, तो लेकिन स्टमक में ऐसा होता तो नहीं है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड की आप बनाते तो बहुत तेज होती और फिर उसमें सर, कैल्शियम calcium हाइड्रोक्साइड बन hydroxide। जाता, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस के साथ और क्या निकलेगा बताओ? H2 गैस। तो ये जो H2 गैस निकलेगी वो क्या, जो अनरिएक्टेड कैल्शियम है, जो अभी घुला नहीं है, जो अनडिजॉल्व है, उन्हीं पे चिपक जाएगी, उसी के सरफेस पे ठहर जाएगी। तो सर इसमें सर H2 गैस निकलती है। यानी इसमें क्या होगा कि निकलेगा। अगर मेटल कभी भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जैसे सोडियम भी करे या कोई भी है तो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों करेंगे वो देखो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, हाँ सर। क्या ये प्लस कैटायन है और ये माइनस है, तो ये कहेंगे भाई आप क्यों दे रहे हो, वी आर बेटर टू डोनेट, सो यू जस्ट गो अवे फ्रॉम द रिएक्शन, आई एम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे Zn है और क्या HCl है, तो H का दे रहा था इलेक्ट्रॉन, तो उसने उसको मना कर दिया भाई तुम नहीं दे सकते हो, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, बोलो। क्या ये भी वही नहीं है कि इसने एक मेटल ने इसको क्या किया है, एक कैटायन ने दूसरे पुअर कैटायन को हटा दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया। मतलब या तो इसमें दो रिएक्शन होती है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता, कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा और फिर कैल्शियम ऑक्साइड का फिर और वाटर से रिएक्शन होगा, फिर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसे दो तरीके से देखें तो रिएक्शन में पहले CaO बनेगा और फिर क्या चीज निकलेगी, CaO बन जाएगा और H2 बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी सर प्लस H2O, इसमें और वाटर ऐड होगा और क्या होगा, सर CaOH होल ट्वाइस और H2O। CaOH होल ट्वाइस, और ये चीज हो जाएगी। देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, सर लेकिन इस रिएक्शन में एक जो और H2 हाइड्रोजन सर। निकल रहा है आप देख लीजिए, सर एक और दो H2 O और दो H है पूरा, सर इधर नहीं लिखा प्लस H2। नहीं वो- अच्छा इसके साथ, ये तो मैंने इसके साथ एरो बनाया है सर लास्ट में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तब भी तो H2
ये H2 है, ठीक है। ये दिस इज रिएक्शन, या तो अलग से लिखे ऐसे, जैसे इसके साथ रिएक्शन करे तो इसी इसको तरह हाइड्रोक्साइड के साथ भी H2 निकलता है। हैं? हाइड्रोक्साइड प्लस H2 आएगा ना सर? नहीं, इसमें नहीं निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर से रिएक्शन हो जाएगी तो यही बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं निकलेगा, देखो ये पूरा का पूरा बैलेंस है। सर पर फिर रिएक्टेड साइड में तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इधर से या फिर इसे आप दो बार लिखें, ऐसे लिखें CaO और प्लस H2O, तो क्या हो गया CaO छोटा। तो एक तरीके की बाई प्रोडक्ट के साथ जो है साइड रिएक्शन है, समझ आई बात की नहीं? तो इस रिएक्शन में ये क्या कह रहा है, वो कौन सी रिएक्शन रही है? ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन निकलता है, बट ये लेस विग्रस है। ये कैसी रिएक्शन है? लेस विग्रस है। हाइड्रोजन निकलेगी, वो उसके ऊपर बबल के तौर पर स्टिक हो जाएगी। मतलब इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, विग्रसली नहीं होगी, बड़ी तेजी से नहीं होगी, धीमी होगी। कैल्शियम की गोली को भी नीचे से ले लो मेडिकल स्टोर में, 10 रुपए में 6 मिल जाती हैं, और डाल के पानी में देखो कुछ ऐसा खास नहीं होगा, उस पर बबल्स दिख जाएंगे। तो कैल्शियम तो मेटल है, उसको आप चबाओगे तो भी लगेगा जैसे मेटल चबा रहा है, ऐसे ही होती है। तो वो एक तरीके की स्टिकी टाइप हो, क्योंकि वो है तो मेटल ना, उसमें मेटल के ही है। और ये ठीक है। अब बोलिए सर वो रिएक्टिविटी सीरीज सर वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों वाली रिएक्टिविटी सीरीज बता। आप बता दे रहे हैं। देखो व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, तो ये तो हो गया। जनरली मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल? तो इसमें कहा है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड गैस देते हैं। जैसे ये देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है? क्या ये सॉल्ट है? सॉल्ट किसे कहते हैं? क्या जिसमें मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन हो, वही सॉल्ट है। क्या HCl एक सॉल्ट है? नो, एक ही चीज बोलो। सर HCl सॉल्ट है तो ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि उसमें मेटल कैटायन है, ऐसा ईशान का कहना है कि ये मेटल कैटायन है, तभी तो ये इसे सॉल्ट बता रहे हैं। बोलो HCl सॉल्ट है? नो सर नहीं है। सही बता, नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने ईशान ने इसको मेटल कैटायन बोला, ये बड़े हिम्मत की बात है। तो कौन बोलता है इसको? या NaOH सॉल्ट है क्या? नो सर नहीं है। ये सब नहीं है, क्योंकि H+ और OH वाला नहीं चाहिए, नॉन मेटल कैटायन हो गया। समझ में आ गई बात? ये बेस और एसिड, एसिड बेस है सॉल्ट। अगर ये सॉल्ट होते तो अलग से बोलने की जरूरत थी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम फिर ऐसा डालना था जिसमें H+ आयन हो या OH आयन हो, जब एसिड और बेस मिलते हैं तब सॉल्ट बनता है। ओके, तो इसलिए सॉल्ट अलग होते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बताइए कि that is which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metal? तो अगर which one of the following acid does not give hydrogen gas, कौन सा एसिड ऐसा है जो Mn और Mg तो देते हैं, बाकी जो भी होते हैं, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या वो निकलने वाली हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा? मान लो अगर मैं जिंक के साथ HNO3 की रिएक्शन कराऊं तो तुम्हें क्या उम्मीद है श्रेयान, क्या बनेगा? कि जिंक की मैंने देख ली इसके साथ, तो क्या H2 निकला? सो इस क्वेश्चन में देखिए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊं तो भी क्या H2 निकलेगा? सर निकलेगा। आप देख लीजिए H2 निकलेगा। और इसी जिंक की अगर श्रेयान में HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं, देन व्हाट वुड यू थिंक इज द बाय प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? ये ठीक बता रहे हैं, ZnNO3 whole twice जिंक H2O, तो H2O बन जाएगा। फिर इसके अलावा और भी कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है CO2 कि अब आप इसमें 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। और कुछ और बनेगा तो बनेगा, ये ठीक है। तो अभी देखो बैलेंस हुआ है क्या? हाँ सर हो गई। नहीं सर 7 है, बैलेंस नहीं हुई है, NO2 बन जाएगी। और तो इसमें क्या है? NO2 बन जाएगी। N2 2 हो गई, जिंक प्लस HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन हमने कराई है। सो 2 H हो गए, 2 N हो गए। सर यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 6 है। 7 ऑक्सीजन है, देन इट विल एन बैलेंस नहीं है, NO2 बन जाएगा। NO2 नहीं बनेगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं,
हो सकता है कि हाफ O2 से रिएक्शन करे। तो ऐसा हमने कई बार होता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन ये एयर की ऑक्सीजन ले लेगा। सो इन दिस केस सच रिएक्शन विल हैपन। रिएक्शन ऑफ जिंक विद नाइट्रिक एसिड। क्या H2 बनता है? देखो ये बता दे रहे हैं कि इसकी कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, ओए शिवम 8 का बी होगा ना? 9 ये कई तरीके से रिएक्शन करता है। तो इसमें क्या है कि देखो क्या है कि अभी इसमें 2 से नहीं रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए डाइल्यूट ले लिया जाए तो 8 से रिएक्ट करेगा। और फिर और क्या क्या चीजें बनेंगी? ये तो है ना? देखो NO3 बन गया। और क्या क्या चीजें बात ना करें। यहाँ पर देखें कि जो जिंक है, जिंक तो ठीक है बैलेंस है, और बाकी चीजों को बैलेंस करें तो H2O कितने बन गए? 4H2O 4H2O। और कितने N बचे हुए हैं? तो 2 N इसमें लग गए। सर तो अभी 6 यहाँ पर 8 है तो 6 बचे तो 6। सो दिस इज 6N2O। 6 ना लिखे 3N2O लिखे। अब जरा इसे अब इसमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखो। बाकी सारी चीजें ठीक है तो ज्यादा बस इतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बैलेंसिंग आपको 11th में बताई जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मेथड से होगी। अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन का 24 है। सर इधर 30 है। इधर सर 30 24 है और इधर 30 6 है। 6 + 7 6 + 4 + 3। तो इसका मतलब है अगर हम NO2 बनाएं तो कितना होगा? तो भी नहीं होगा। सर गूगल पर देखिए। गूगल पर तो इसको बैलेंसिंग हम नहीं देखेंगे बट यहाँ पर NO2 या N2O बनेगा। कंसंट्रेटेड के साथ इसकी अलग रिएक्शन है और डाइल्यूट के साथ इसकी अलग रिएक्शन है। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीजें हैं दैट वी आर नॉट। देखो अगर यहाँ पर N को तो देखोगे इसीलिए तो 1H3 बोल रहे हो। इसकी बैलेंसिंग ना देखो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड हमें बताना पड़ेगा कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर इसकी +4 है, यहाँ 5 है। उन सब चीज़ों पे हम नहीं पढ़ेंगे। बैलेंसिंग जो सिंपल है वही आपके इसमें है। अब इस तरीके की बैलेंसिंग नहीं है। फिर भी आप ये देखिए कौन से ऐसे 2 हैं जो हाइड्रोजन गैस देते हैं HNO3 के साथ और कौन नहीं देते हैं? मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दोनों हाइड्रोजन गैस देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। बाकी जो हाइड्रोजन निकलती है उसको क्या करते हैं? क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस सर। तो निकलने वाली हाइड्रोजन को साथ ही साथ वो क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज। ये लोग कर पा रहे हैं? क्या ये लोग पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि स्ट्रॉन्ग? और ये स्ट्रॉन्ग। तो ये हाइड्रोजन निकल रहा है उसको साथ ही साथ क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज। H2O बना दे रहा है। तो ये HNO3 की प्रॉपर्टी है सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम हाइड्रोजन निकाल पाते हैं और बाकी के केस में क्या होता है कि सर यही तो निकाल रहे हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, ये मैग्नीज या मैग्नीशियम अगर मान लीजिए डाल दिया जाए HNO3 में तो तैरने क्यों लगते हैं? सर हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन के बबल उस पर चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है तो फ्लो को भी वो कर देते हैं। वो कर देते हैं। तो इस तरीके से वो फ्लोट भी करने लगते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि जब हाइड्रोजन हल्की होती है ना बैलून्स में भी पड़ती है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा है जो H2 नहीं निकालता? तो HNO3 इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए कि द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया, सर 3 सी होगा सर। सो इसमें 3:1 तो ये A होगा। कंसंट्रेटेड, यस 3:1 कंसंट्रेटेड की बात है। तो C में कंसंट्रेटेड है। सर दोनों में कंसंट्रेटेड होता है। दोनों कंसंट्रेटेड चाहिए, ये पूरा कंसंट्रेटेड ही है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बात ना करो। हाँ, समझ में नहीं आया। एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है? इट इज रॉयल वाटर। इसका मतलब है कि जब आप प्लेटिनम हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं? ना ये HCl से बनेंगे,
ना ये HNO3 से करेंगे ना H2SO4, लेकिन इनका एक रेशो बना दिया जाए 3:1 का। ये कैसे रिएक्ट करते हैं फिर हम इसको आगे चल के आगे की क्लासेस में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी तो हमें ये है कि ये जो नोबेल मेटल्स हैं, कौन से 3 नोबेल मेटल हैं? सर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। सिल्वर। ये किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एक्वा रेजिया से। तो एक्वा रेजिया से रिएक्ट करते हैं और दोनों को कंसंट्रेटेड होना चाहिए, जिसमें HNO3 की 3 रेशो में होनी चाहिए और HCl की 3 रेशो में और HNO3 1 के। तो 3:1 के कंसंट्रेटेड के रेशो में होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। बस यही है। इसको अम्ल राज कहते हैं, अम्लों का राजा या रॉयल वाटर। अब आगे देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। इसमें आयनिक कंपाउंड कौन सा है? डी। तो बी भी हो सकता है। आयनिक सर कंपाउंड HCl तो है ना आयोनिक HCl कंपाउंड, तो KCl होता है। और देखिए, KCl भी। KCl आप ये देख रहे हैं सर डी ऑप्शन होगा सर। आप बी होगा बी। दोनों नॉन मेटल किसमें सीधी बात। सर HCl तो HCl में होगा। दो नॉन मेटल तो बताओ, HCl और PCl नहीं है सर। क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं। Yes, वही जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा वो आयनिक होगा। ये जितने साल्ट रखे हैं आप एक एक करके चेक कर लो। इसमें एक मेटल है और एक पार्ट नॉन मेटल है। लेकिन HCl कैसा है? इसमें कोई मेटल है? H भी नॉन मेटल और Cl भी नॉन मेटल। क्या CCl4 में कार्बन मेटल है? कोयला मेटल है? Cl मेटल है? तो बताओ कौन सा आंसर सही है? सब बी। बी ऑप्शन। तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? क्या जिसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं? आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? क्या एक मेटल और एक नॉन मेटल, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? डी होगा, मानता हूँ। 2 और 3 मैं कह रहा हूँ। बी सही है। अब मैं बी कह रहा हूँ। बी है। मन में होगा। बी ठीक है, सीजन सर हम बी क्यों बोला? सही है। Which one of the following properties not जनरल एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी सर, नहीं है? solid state क्या electric- ये सॉल्युबल सब इन B। वाटर? बोलो कौन सा? सब बी। सर बी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। अगर नमक के क्रिस्टल जानते हो, हाँ। उसमें दोनों तरफ अगर आपने प्लस माइनस लगा दिया तो कंडक्ट होगी? No, नहीं sir। होगी, क्योंकि सब लेटेस्ट पॉइंट पे हैं, Na+ और Cl-, कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। क्या ये मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं? Yes, क्या sir। ये एक्वियस स्टेट में कर सकते हैं? Yes, sir। हाँ, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? 10th का बी। सर 11th का सर सी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर मतलब पानी में घुल जाना। हाँ। बिल्कुल, आप देख लो आयनिक कंपाउंड्स कॉमन सॉल्ट है, क्या वो पानी में घुल जाता है? ऐसे छोड़ दो तो घुल ही जाएगा। नाउ 11 सर सी होगा मेरा। Which one of the following metal exists in their native state in nature? तो इसमें नेटिव स्टेट में कौन सा है? सर गोल्ड और सिल्वर। 4 सी है। ये तो है इसका। Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to formation of तो Ag2 है। Ag2S, क्योंकि ये काले रंग का होता है। Ag पे 2S चढ़ता है, वो से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते वो नोबेल मेटल कहलाते सर हैं। Ag3n नहीं होगा? नहीं, अगर सिर्फ Mg को ये सुविधा प्राप्त है और Li को कि ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। सर इसका Li लिथियम। भाई Li3n और Mg3n2 सिर्फ नाइट्रोजन से अगर करना तो और कोई गलती ना करना, यही दो बनाना, और बना दिए तो गलती है। तो पूरे में 100 मैं 118 में पूरे में बता रहा हूँ। कौन कौन से बताए? Li3n and Mg3। लिथियम तोड़ देगा नाइट्रोजन को और Mg3n2। So these are only two compound which reacts directly with the nitrogen present in air, जो 79% है, और कोई नहीं बनाता। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि मतलब जो सिल्वर है वो एयर में अगर रख दिया जाए, जैसे यहाँ मैदानगढ़ में गए हो तो ये जो हाथी का हौदा ये सब देखा जिसमें राजा लोग बैठते थे, तो वो सब काला पड़ चुका है। क्यों काला पड़ा है? सिल्वर। ये जितने भी कलश हैं जो भी आपने देखे सब काले पड़ गए। चाहे आमेर का किला चले जाओ जयपुर में, क्यों काला पड़ गया? चांदी की पायल काली पड़ जाती है। इट इज सिल्वर सल्फाइड। क्यों? ये नोबेल मेटल क्यों है सिल्वर गोल्ड? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। सल्फर से कर जाए तो कर जाए, लेकिन ऑक्सीजन से तो नहीं कर रहे सर हैं। उनके ऊपर वो लेयर कौन नो सर, नहीं, दूसरा वाला सल्फर की लेयर है। अरे नेटिव मतलब जाते हो वो Ag2S है, यानी सल्फर की लेयर सर है। वो नेटिव वाला पूछ रहे हैं 11th वाला। हाँ? सर नेटिव जो अपने नॉर्मल सेट पर किसी से रिएक्ट नहीं करता। नेटिव स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं? सर गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड है। platinum। गोल्ड को तो ये जो गरीब लोग हैं पानी से नदी से छान छान के गोल्ड निकालते हैं, तो उसमें रेत में भी सोना पाया जाता है। कहीं कहीं जैसे सोनभद्र नदी है ना, उसका नाम इसी तरीके से पड़ा है।
कि उसमें बालू के साथ सोना पाया जाता है या कहीं कहीं पर चांदी के पार्टिकल है तो ऐसा पाया जाता है। नेटिव स्टेट में गोल्ड मिलता है, इसकी रिफाइनिंग करके कुछ नहीं है, बस आपको क्रश करके गोल्ड निकालना है। ये ग्रेविटेशन मेथड से अलग किया जाता है। अब देखो कि स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल, यस स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन को किससे मिक्स किया जाए, बात नहीं करिए सर कार्बन से करते थे ना सर कॉपर। देखो आयरन में थोड़ा सा कार्बन रहेगा 0.5%, तो कार्बन रहेगा। और क्या क्या चीज है, स्टेनलेस स्टील। तो एक होता है आयरन, आयरन से हमने स्टील बनाया, स्टील में हमने कार्बन मिला दिया। अब होगा स्टेनलेस करना है तो उसमें निकिल और क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम। ये जो स्टेनलेस स्टील है ना, गैस का चूल्हा, तो वो किससे बनता है, उसमें निकिल एंड क्रोमियम। सर कार्बन नहीं, कार्बन तो रहता है, स्टील बन जाता है। जैसे आयरन है, आयरन को उससे स्टील बनाना है तो उसमें कार्बन की मिक्सिंग है, वही स्टील फैक्ट्री है। जैसे सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यस इन सब में कार्बन की मिक्सिंग है, उससे औजार बनते हैं, हथौड़ा ये सब। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील में निकिल क्रोमियम कार्बन, कार्बन 0.5% और निकिल और क्रोमियम जो भी है 2% 3% मिलते हो, ठीक है। ये चीज है, आयरन तो मेन कंपोनेंट है। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है 13 का? सर ये 13 का ए करेक्ट है और 12 का कौन सा आंसर सही है? सी। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग। बताओ अगर कॉपर को हर्षवर्धन ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर में ये किस में बदल जाएगा बताओ? एंड ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। धीमे बोल रहे हो, बोलो। कॉपर ऑक्साइड ये ज्यादा ब्लैक होती है ना, होने दो, वो ग्रीन कोटिंग बोल रहे हैं, आप बताओ। सर कॉपर सल्फेट। ये अब ज्यादा अच्छे हुए। अब बताओ। नाइट्रेट कॉपर में। अब बोलो। सर कॉपर कार्बोनेट में। लो, इन्होंने तो पूरा सही बता दिया। अब देखिए कितना तेज है ये, मतलब कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं इन्होंने। तो इस तरीके से ये कॉपर कार्बोनेट, 14 ये देखिए कॉपर कार्बोनेट, क्या ये ग्रीन कलर का है? हाँ तो यही है कॉपर कार्बोनेट। इसी तरीके का रस्ट लग जाता है। तो हमने आपको पेन भी दिखाया था कि कैसे ग्रीन हो चुका है, रस्टेड पेन। सर कॉपर ऑक्साइड तो ब्लैक होता है ना सर? कॉपर ऑक्साइड जब बर्तन में पतीले में खाना बनाओगे ना कॉपर के बर्तन में, तो वो आग से गर्म करके तब ऑक्सीजन की उसमें मिलती है, तब वो कॉपर ऑक्साइड है। और ऐसे कॉपर को सिंपली रख दोगे तो वो बर्तन क्या हो जाएंगे, सब हरे हरे हो जाएंगे। जहाँ कॉपर के चीजें देखने जाओगे ना, एंटीक पीस, हाँ, सब सर, में आपने ग्रीन बताया ग्रीन था। रहता है लस्टर। सर इन चारों के आप कलर बता दो कि क्या क्या होता है? क्या सर इन चारों के जो ऑप्शन है इनके कलर क्या क्या होते हैं? ऑप्शन में देखो, कॉपर में जो कॉपर कार्बोनेट है वो ग्रीन है, बाकी कॉपर ऑक्साइड खुद जो सोल्यूशन बनाएगा वो सब ब्लूइश है। और जैसे कॉपर की वजह से नीला रंग होता है, हाँ। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सर, वो सल्फेट भी या तब किसी जब भी चीज हाइड्रेटेड का। होता है। हाँ। अब ये वो भी जब भी हाइड्रेटेड होगा तो कॉपर ऑक्साइड कब बनता है? जब कॉपर के बर्तन में खाना बनाया जाए। और ये कैसा होगा? और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट कैसा होगा? और कभी कभी ये भी है, आपको मालूम है ग्रीन रस्ट क्या है? बात ना करो, आप लगातार बात कर रहे हो, भूख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्या ये ग्रीन रस्ट है? तो ये भी ग्रीन रस्ट है, ये एक साथ है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड सॉल्ट है जिसमें मेटल एक है कॉमन। तो ये इसी को कहते हैं, जब ग्रीन रस्ट पूछा जाए तो ये ऑप्शन होता तो फिर ये लिखते, फिर ये ना लिखते। ये ऑप्शन नहीं है तो ये लिखना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए कि generally metals are solid in nature. Which one of the following metal is found in liquid state at room temperature? Mg मर्क्यूरी। तो mercury. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their fluorides in molten state? ऐसा कौन सा मेटल है सोडियम कि और एक को उसे इलेक्ट्रोलिसिस से पाया जा सके? यानी और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि लिक्वा सरनाका, लिक्वा सरनाका, मग अल मन जन, यहाँ सी भी आता, ये कोक है। कार्बन से भी आप इन सबको रिप्लेस कर सकते हो, मन जन और फिर कल, मग अल मंजन कर कर फी कड कोनी, कोनी सन कु आई तो ते ह गाग बर तो पट
कल ऑफ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, सो एल्यूमिनियम के बाद क्या है, Mn है। तो अगर मुझे मैग्नीशियम को करना है तो क्या करना चाहिए बताओ? सर Mn ऐसे मैग्नीज नहीं होता। MnO2 है तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी और Mn हमारा प्योरीफाई हो जाएगा? मैग्नीज हाँ। चमकदार होता है, क्या एल्यूमिनियम इससे ऊपर है? तो भाई एल्यूमिनियम इससे ऊपर है, हाँ सर। तो हम ये इसको मिलाएंगे या क्रश करेंगे तो इसको कर देगा। और कार्बन यहाँ पे है तो इन सबको कार्बन से कर लो, क्रोमियम। तो ये मुझे बताओ कि इसको एल्यूमिनियम से आप कर सकते हो? एल्यूमिनियम की एबेंडेंस क्या है जो भी ये है मेटल में पूरी? सर सबसे ज़्यादा है उसकी। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की है, आयरन से भी ज्यादा है। हाँ सर। सही है। तो इस धरती पे सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे एबेंडेंस किसकी है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। पहले दो स्थान पे तो नॉन मेटल आते हैं। सबसे नंबर 1 पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे क्या है? मिट्टी SiO2, पहले नंबर पे क्या? ऑक्सीजन। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं साल्ट वो उसमें वो तो है ही है, हर एक चीज ऑक्साइड फॉर्म में ही तो है जमीन में। तो दो नॉन मेटल, तीसरा मेटल एल्यूमिनियम। तो ये सस्ता है ना, ऐसे मिला दो। एल्यूमिनियम कहेगा हम तो Al2O3 बनाएंगे, मैग्नीशियम से कहेगा तुम किसको? तो बोलो Al2O3 मैग्नीज निकल गया। यस। अच्छा, लेकिन अभी इतने ऊपर वालों में क्या करोगे? मान लीजिए सोडियम को करना है तो क्या तुम स्ट्रोंशियम लाओगे? वो तो उससे कॉस्टली है। और सोडियम के तो पूरे के पूरी नदी तालाब सब भरे पड़े हैं। नमक बनाना है तो गुजराती ऐसे ही एवोपरेशन से बना रहे हैं। तो बोलो सोडियम, अब यहीं पे चले जाओ SS केमिकल में, तो वो 500 ग्राम सोडियम 130 रुपए का दे रहा है। आधा किलो ले आओ, उसी को डाल दो, आग निकलने लगे खाने में। तो हम यहीं ला के रखे हैं सब सोडियम। कई हमारे पास 1 किलो सोडियम पड़ा हुआ है। तो आप समझे ना कि सोडियम कैसा है। सोडियम क्लोराइड को ही अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो एक रॉड पे क्या सोडियम इकट्ठा हो जाएगा? हो ही जाएगा। तो हम किसकी करें? मोल्टन की करना चाहिए, ये अब ईशान बताएंगे। देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं NaCl को पानी में मिला दूं और फिर उस पर 2 इलेक्ट्रोड डाल, पानी वाला ये ज्यादा। देखो बहुत इन्होंने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा है, वरना कैसे बता पाते? बोल रहे पानी में मिला दोगे तो एक में हाइड्रोजन मिल जाएगा और एक में क्लोरीन, और नीचे से और ले लो सोडियम। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। बोला कि पानी में मिला दोगे तो सोडियम नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि क्लोर एल्कली प्रोसेस इनको पता है। कह रहे क्लोरीन यहाँ मिलेगा, यहाँ NaOH, सोडियम कहीं नहीं मिलेगा। सीधी बात कह दी ईशान, क्लियर कट। ब्राइन सोल्यूशन से करोगे क्योंकि मेटल के शुरुआत में ही यही है। इन्होंने कहा मोल्टन में 1450 केल्विन पे गर्म करो, पहले पिघलाओ। 1450 उसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसको क्या करो? जब मोल्टन कर लोगे तब क्या करोगे बताओ? तो एक है इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे बताइए, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां क्या पाओगे? क्या Cl2? और जो निगेटिव है वहां पे क्या पाओगे? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होगा? जो प्लस है उस पे क्या पाओगे? क्लोरीन, और इस पे Na। और ये मोल्टन है, कितने पे किया बताओ? 1450 केल्विन पे किया। तो ये रीजन बताएंगे कि हमने क्यों जो सोडियम वाला इलेक्ट्रोड लिया वो प्लेटिनम का क्यों लिया और क्लोरीन वाला ग्रेफाइट का क्यों लिया। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि उसमें से खुरच सकते हैं। अगर ग्रेफाइट कर लोगे तो वो पेंसिल वाला, क्या सोडियम जब खुरचोगे चाकू से तो क्या पीछे कोयला छोड़ोगे? आधे नंबर में तो उसी में चले जाएंगे, फेल हो जाओगे। टीचर कहेगा ये काला काला सोडियम लेके आए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये इसको पकड़। सही बात है। दो है पेंसिल वाला, ग्रेफाइट तो समझते हो ना, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। ये आप मान लीजिए एक तरफ प्लेटिनम लगा दें और एक तरफ क्या कर दें? ये ग्रेफाइट है, तो ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, इसको डाल दो, है कि नहीं? ये पेंसिल है आर्ट वाली, तो ग्रेफाइट कुछ नहीं, जो पेंसिल होती वही तो है जिससे हम लिखते हैं। पूरा सिर्फ ग्रेफाइट ही है। हाँ, ये पूरा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पेंसिल। समझ में आई? तो अब ये सीजन ने क्यों बताया कि हम जहाँ सोडियम ले वहाँ प्लेटिनम डालें, क्योंकि जब चाकू से निकालोगे चाकू से निकल जाएगा, पीछे काला काला छोड़ेगा। तो समझ में आया? तो पहला इन्होंने क्लियर किया ब्राइन से कभी ना बनाना, और उन्होंने कहा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कभी ना लेना। है बात कि नहीं? सर कौन सा लेना? प्लेटिनम ले लो, या और प्लेटिनम इनर्ट है अपने आप में, प्लेटिनम पैलेडियम लिया जाता है, तो वो सारे अच्छे। अब आगे देखिए ना,
नेक्स्ट इज, अब देखो सर 16 का होगा क्या? 16th में which of the following metals are obtained by electrolysis of their chloride in molten state? कौन से हैं? देखो आपका सस्ता वाला कौन सा बताओ? इसके नीचे तो कोई लोगे नहीं तो वो क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंट होगा ही नहीं। आप कहोगे हमने सोडियम बनाया है 5, मतलब ऐसा कोई मेटल बनाया है, लो 600 रुपए में 100 ग्राम, कोई खरीदने आएगा? कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? इसके नीचे के सारे ऑप्शन को हटा दो क्योंकि एल्यूमिनियम तो अबंडेंस में है, तो किसे हटाओगे? Fe तो नहीं लोगे ना, क्रोमियम भी नहीं लोगे, ये नहीं लोगे ना, अच्छा मैंने Fe भी नहीं लोगे, और क्या नहीं लोगे? Hg भी नहीं लोगे, ये सब लोगे क्या? नो क्योंकि ये इसके नीचे वाले तो कोयला डाल के कर लो और सस्ता। अब तो तुम्हें एल्यूमिनियम भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, कोयला तो कितना सस्ता मिलता है बाजार में, 10 रुपए किलो कोयला। तो इसके नीचे वाला करना है, तो कार्बन यहाँ आ गया कि नहीं? सर हमें 16th करना है ना। 16 तो 16 ही तो बता रहा हूँ आपको। ये 15th आप समझो कि जनरली मेटल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन, अच्छा 16th में देखिए तो Fe हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, Na, तो इन्हीं सब तो कौन सा कर रहे हैं? कैल्शियम एंड सोडियम। फर्स्ट एंड कितने? 37 सही है। ओके नेक्स्ट देखिए, सर आंसर क्या है वैसे इसका? देखो फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि कौन से लोगे इसमें, ये सारे ले लोगे ना, इसके नीचे वाले नहीं लेना है, नीचे वाले एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं सर। ये लिथियम बहुत महंगा मिलता है, पोटेशियम भी कॉस्टली है, पोटेशियम ये सब इलेक्ट्रोलिसिस वाले हैं, तो ऐसा है। एल्यूमिनियम ले सकते हैं क्या? NaCl Na इसलिए सस्ता है क्योंकि NaCl से बनता है इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl बहुत सारा सर है। एल्यूमिनियम ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है Na3AlF6 से, क्रायोलाइट से। एल्यूमिनियम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का खुद का भी अगर कराना है तो इलेक्ट्रोलिसिस ही मेथड है और कोई मेथड नहीं। उसको आप चाहे तो AlCl3 से कराएं या Na3AlF6, इसका जो ओर है उसका नाम है क्रायोलाइट, Na3AlF6, ठीक है। तो जो भी ओर्स हैं और मिनरल्स हैं तो वो सारे वैसे हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, तो बताओ कौन सा लस्ट्रस है? आयोडीन। आयोडीन इसमें से लस्ट्रस है। नाउ अब आप लोग थोड़ा मेरी मदद करें, 18 से 33 तक मुझे करके दिखा दें, सिर्फ टिक लगाएं। बुक में नहीं तो टेस्ट है। हाँ आप पेज दे रहे हैं, हम पेज दे रहे हैं आपको, अलग अलग बैठ जाओ, बुक हम देंगे, इधर बैठो। बुक नहीं रखनी, इनके पास नहीं है ना, थोड़ी देर 10 मिनट अभी टेस्ट होगा फिर क्लास होगी। चलिए बुक में टिक तो नहीं है किसी के में? बात नहीं करो सीजन। अभी हाँ चलो हम बताते जाएंगे फिर उससे चेक उसमें एक दूसरी बात। उसके फंक्शन भी आते हैं।
क्या लिखा है? क्वेश्चन है कहाँ है? 22 क्वेश्चन है हाँ हाँ, थैंक यू। सच में ईशान ने बता दिया, थैंक यू। सर ये 22 क्वेश्चन में एलॉयज का पूछा है कि कौन सा नॉन मेटल है, तो उसमें स्टील भी ऑप्शन दिया है। रश्मित है क्या अभी? अश्मित एक तो ईशान ने बताया। ओके, तीनों लोग हैं। मेरे दोनों में से ईशान ने बताया। 18th question, the pH of सर ये तो which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid and base? कि higher the pH, सर पेज ये नंबर सर 85 पेज नंबर 85 सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पेज नंबर 85 देखिए। अभी तो मैं सारे के साथ कर सकते हैं। 85, ओके। तो 85 पेज में है, which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salts by other 3 सर metals? सिल्वर। Which one of the following 4 metals पहले जो गलत कर दिया। बाकी सबसे डिस्प्लेस हो जाए? पहले 18th में बी लिखो। सिल्वर का बात ना करें, आपस में डिस्कस मत करो कि किसने क्या लिखा, बस जो आप है आप टिक करिए अपने हिसाब से। तो कौन सा सोल्यूशन है? सिल्वर का सोल्यूशन, ठीक है। इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ऑल अदर मेटल्स। 2 ml of concentrated HNO3, सर वो गलत कर रहा था। अरे गलती से ये लो। कभी नाउ इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। 2 ml each of concentrated HNO3 HCl and a mixture of HCl and HNO3 in this ratio were taken in A, B, C। A में क्या लिया? A में हमने HCl लिया, B में क्या लिया? HNO3, और तीसरे में क्या लिया? दोनों का मिक्सचर। HCl plus HNO3, that is 3:1 ऐसा लिया। A small piece of metal was put in each test tube. No change occurs in test tube A and B, but the metal get dissolved. वो कौन सा मेटल होगा? सर यू सर AU, तो B इसका आंसर है। और हम 20th। And alloy, alloy क्या होता है? एलिमेंट होता है, कंपाउंड Homogeneous mixture। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये एक सॉल्यूशन होता है, सो इट इज C। 21st, an element is soft and can be cut with knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. React vigorously with Sir, water. sodium. So such metal is B। 22nd, alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent? जैसे ब्रॉन्ज है तो कॉपर सर स्टील होगा ना सर एंड कॉपर एंड टिन है तो दैट इज इट इज ब्रॉन्ज। और कॉपर और जिंक से क्या कहेंगे? ग्लासेस को चेक कर लेते हैं। सर स्टील होगा सर आपने बताया कार्बन होता है यस सर, स्टील होगा इसका। मैंने भी ठीक है, मैंने सही बात में भी ब्रॉन्ज इज ईशान ने बताया। made ये of थोड़ी metal। अभी तो कह रहा था सर ये 22 में इसका स्टेनलेस स्टील होता है। सो कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज है, और ये देख लो ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉस हो गया। अब और क्या कह रहा है कि एमलगम क्या होता है? सर मर्क्यूरी वाला देखो सर मर्क्यूरी का Hg का सोडियम के साथ एमलगम बना सकते हो, मालूम है? मरकरी, मरकरी जिसमें मिलाओगे वो खूब उठता चला जाएगा, एक ट्री टाइप खूब सारा फैल जाएगा, और उससे आयोडेक्स जैसा पेस्ट बन जाएगा। जैसे सिल्वर लिया और उस पर मरकरी डाल दिया तो वो ऐसा पेस्ट बन जाएगा जैसे कोई चीज नहीं होता, केक के ऊपर आइसिंग की जाती है, उसको एमलगम कहते हैं। कभी सोडियम एमलगम बनाओ, सिल्वर एमलगम, जिसमें भी मरकरी डाल दोगे उस चीज का वो क्या बन जाएगा? एमलगम का मतलब एक सेमी सॉलिड पेस्ट। तो मरकरी के साथ किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का क्या बनाया जा सकता है? एमलगम। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या ये भी दोनों मेटल है? ये चीज एमलगम हो गई, सोडियम एमलगम। और नेक्स्ट क्या है? दैट इज बात नहीं करो आपस में। सो नेक्स्ट इज स्टील। तो स्टील क्या है? में आयरन
एंड कार्बन होता है। Yes, और स्टेनलेस स्टील कहोगे तो उसमें निकल एंड क्रोमियम भी आ जाएगा। कार्बन तो होगा, ये दोनों भी रहेंगे। तो इस तरीके से डी क्या है, डी में आयरन है और क्या है बताओ, सर कार्बन। कार्बन। तो इसमें एक नॉन मेटल आ गया। 23 देखो, सर 22 का 22 का डी और 23 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग। क्या ये सही है? हाँ सर। क्योंकि जो फुलझड़ी होती है, अभी दीपावली आने वाली, पूरा मैग्नीशियम होता है। और इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड रिवॉल्व्स। तो क्या कोल्ड वाटर के साथ करेगी? नो सर, नहीं करती है, हॉट वाटर कैल्शियम के साथ तो इस तरीके से हॉट वाटर के साथ तो ये कर लेती है, रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम। गलत है सर, बी इसका गलत है, बाकी सारे सही है। 24 Which among the following alloy contain mercury as one of its constituent? So जो फर्स्ट आएगा उसकी कॉपी हम चेक करेंगे कि आगे से फाउल दिया गया है। 23 का क्या है? क्या 23 का 23 का बी गलत है, बाकी सही है। Which among बी वाला the लेना भाई, बी ऑप्शन। चिंता मत कर। देखिए बात ना करें, which among the following alloy contains mercury as one of its constituent? मरकरी अवश्य किसमें होगा? जिंक का अमालगम। जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब ये है कि मरकरी किसी में भी डाल दो। अगर लोहे पे डाल दो ना मरकरी, ये पेस्ट बन जाएगा। लोहे पे डाल के देख लो, पेस्ट बन जाएगा। सिल्वर पे डालो, पेस्ट बन जाएगा, आयोडेक्स की तरीके। तो अमलगम यहाँ पे क्या बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है, जिस तो डी आंसर है। 25th देखो, 25th क्या, रिएक्शन बिटवीन x एंड y फॉर्म्स कंपाउंड z, x loses electron, ionic y gain electron, which one of the following property is not shown by सर बी ऑप्शन होगा सर। z? क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। Yes, sir. क्योंकि जैसे Na और Cl को मिलाया तो क्या बना, ये चीज है, तो ये चीज बन गई। सर इसका तो तो 4 ये x है, ये y है, ये z है। z में क्या प्रॉपर्टी नहीं होगी इसका? सर लो मेल्टिंग पॉइंट। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, अकर्स इन सॉलिड। 26 देखो, सर डी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Yes, sir, ऑफ D. 3 एलिमेंट्स आर 28, 287 और 282। इसमें क्या करेक्ट तो आप है? डी वाला चेक कर लो। देखो x क्या है, 28, क्या ये एक नोबेल गैस है? यस सर। y है 287, सर ये क्या ये नॉन मेटल सर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा। और 282 क्या ये सर ये मेटल मेटल है? हाँ सर। यस तो x इज मेटल, ये गलत है। y इज मेटल, ये भी गलत है। z इज नॉन मेटल, ये भी गलत है। y इज नॉन मेटल एंड z इज मेटल, भी सही है। 27th देखो, C, sir, मेटल aluminium. फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? एल्यूमिनियम। सी, क्योंकि Al2O3 है। Yes, sir. वो Cl से भी रिएक्ट करेगा और NaOH के साथ, दोनों रिएक्शन आपको बताई जा चुकी Yes, हैं। नाउ 27 का सी करेक्ट करो। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन सर ग्रेफाइट। कंडक्टर्स, लेकिन कौन सा है जो कंडक्टिंग है? अरे ग्रेफाइट। So 28 का बी B. 29 electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is PVC. PVC. So that is C. Which is a liquid? Carbon, Bromine. bromine, phosphorus, sulfur. B. 30 का B. Now, which of the following can undergo a chemical सर डी रिएक्शन? सो इसमें कौन किसको रिप्लेस करेगा? क्या Fe कॉपर को कर पाएगा? यस सर यस सर। मगर D होगा। कर फी कट कोनी। मैं कॉपर को कर देता हूं। तो 31 का ये वो खेती कर रहा है 32 सर 31 substance that can be beaten into thin sheets are called malleable. A होगा। ना। 33 sodium kept immersed in kerosene oil because most reactive metal, less reactive metal, non reactive metal, तो A। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 में मार्क्स दे दीजिए, जितने भी मार्क्स आते हैं आप फिर हमें जमा सर सर आप पूरा दे। ओए मेरे कितना नहीं तेरे 14 14 दो गलत है। आज ये होगी सबसे ये दो गलत है। मजाक करता मैं जानता हूं। अरे मैं
हाई में सही में अरे भाई ठीक उल्टा पलटे तो नहीं अरे होने दे शाम को मैं तो भाई रिएक्टिव सीरीज वाले से बहुत इसमें वैसे भी ये कितना है तो वो खाली वाली चाहिए बता 15 out of 16 ये माया किसका है? तब वो मैं पहले चेक कर दिया था थोड़ा और जमा कर दिया सबने यार सीजन के दोनों को क्या अरे कट गए हैं? बात है अच्छा और लाइन BBCBD ये गलत है ना, तो टोटल एक गलत करो, फिर ऐसे कैसे नंबर मेरे कौन सा ऐसे कि किस अरे नहीं सर, कौन सा टोटल सर? -1 बाय टोटल कुल मिला के 15 है ना मेरे नहीं इसकी बात कर रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सीजन के पूरे मार्क्स हैं। 2 नंबर श्रेयान अच्छा किया। कुणाल के पेपर में इसने पहले ही लिख दिया चेक बैंक यस आमिर उसका नाम आयुष 11 है कुणाल एक्टिविटी से लिख रखे ये लो। चलो अब आगे देखते हैं। फुल किसके आगे आ जाइए लाइफ प्रोसेसेस में। हाँ सर लाइक प्रोसेस का फुल कितने हैं कितने क्या है बात नहीं करो। लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूरे पेज है ना पूरा फिर सॉरी सर इसमें टेस्ट ही लेंगे आपके पास चेक करवा देंगे ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। सर एक मिनट पेन लाइफ प्रोसेसेस कहाँ तक करा दिए? नहीं करा है टू डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम ए नॉन लिविंग द मूवमेंट, किस तरीके का मूवमेंट चाहिए बोलो? दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ विच, सो दैट इज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। पहले का सी होगा है ना, ये तो हाँ, करा सर। दिया, पहला ही कराया होगा। सो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मतलब किसमें मूवमेंट होना चाहिए? वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक। हम लोग कैसे सब्सटेंस हैं? क्या हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं? Yes, sir. ऑर्गन सिस्टम है और हम ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, तो इस वजह से हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो इनऑर्गेनिक लिखा है तो इन अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। सो मूवमेंट ऑफ कैसा मूवमेंट चाहिए? मूवमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज नीडेड होना चाहिए। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। सर यही है चेक करा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मूवमेंट नो सर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ही है हाँ सर आपने कराया ऑर्गेनिक सर आपने कराया था ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा ये, इसका सर आंसर आपने यही है। 7 क्वेश्चन और नॉन स्टैटिक मूवमेंट भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। आपने 7 तक करा दिए हाँ? 7 तक करा दिए 7 तक हमने कर लिए हैं। मुझे पता नहीं है कि 7 सर करा दिए सर कराए थे सर बैठ के खुद किया था सर बैठ कर इसका डी 7 में आगे देखो। 8 क्वेश्चन से देखिए। ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन इन बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू, जो सर बी वो किस में बदली जानी चाहिए? So all the sources of energy needed to be broken down in body and converted into which energy? यूनिफॉर्म एनर्जी है सर मॉलिक्यूलर एनर्जी यूनिफॉर्म में भाई पढ़ा हुआ है मेरा Chemical reaction. All the sources of energy broken down in तो body. यूनिफॉर्म है सर यूनिफॉर्म एनर्जी का कुछ मतलब सर मैंने पढ़ा था सर मॉलिक्यूलर एनर्जी होगा यूनिफॉर्म मतलब क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म आता था नहीं मॉलिक्यूलर एनर्जी वही मॉलिक्यूलर होगा मैंने पढ़ा था लेकिन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म एनर्जी सर का उसका मतलब ये हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी तो याद रहता है कहाँ से देखा तो आंसर इसकी वीडियो लेट अस सी अरे पीडीएफ से भाई चेक करते हैं ऑनलाइन क्लास में आ रहा था भाई दूसरा कौन से मार्केटिंग अरे भाई हेडफोन भिजवा दो उन्होंने बात करने में डिस्ट्रैक्शन होता है, आप लोग बात करके करो, है ना। 113
2 घंटे की क्लास की जगह 1.5 घंटे की है तो उसमें ही कम हो जा रहा है, आधा घंटा। फिर अगर बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर क्या है? ए। ओके, अगला वाला देखें इसका जो बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, इसका पता चल रहा है इसमें, प्रश्न क्या है? इसका पता नहीं चल रहा है कि एक टर्की किस एनर्जी में होगा, क्योंकि ऑल द सोर्सेस ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू। यूनिफॉर्म आंसर था सकता है। जो भी आंसर हो या तो फिर ये गड़बड़ होगा, लेकिन अभी इसमें खुलेगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे वाले देखते हैं। चलिए, इसमें एरर कनेक्शन दे रहा है। Those reactions which are most common chemical means to break down molecules. तो केमिकल क्या? Those reactions which are, सर ऑक्सीडाइजेशन, ऐसे आवाज मत करिए ना। Those reactions which are most common chemical means to break down molecules are that is जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है वो कैसी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है, यानी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। सो कैटाबोलिज्म क्या है सीजन, और एनाबोलिज्म क्या है? जैसा कि सीजन ने बताया कि 9th रिएक्शन में जो भी मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? उपापचय। ये बहुत अच्छी बात कही, उपापचय संबंधी रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, इसको कहेंगे कैटाबोलिज्म। और प्लस मेटाबॉलिज्म, जो जिस पर लोग हंसते हैं वही एक दिन महान बनता है। सो कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि that is complex substance are to be broken down into simpler molecule। हमने प्लांट का प्रोटीन खाया तो क्या उससे अमीनो एसिड बना हमारी बॉडी में? हाँ। और उस अमीनो एसिड से क्या एनिमल प्रोटीन बना? तो पहले चीजें टूटेंगी। अगर आप सोचोगे रेलगाड़ी भी रहे उससे हवाई जहाज भी ब्लॉक से बना ले तो बना लोगे? पहले रेलगाड़ी को, ट्रेन को तोड़ोगे ना। तो पहले आपने प्लांट का खाया, दाल वाला प्रोटीन आपके काम नहीं आएगा क्योंकि उसमें लोकोमोशन है ही नहीं। तो हमें पेड़ की तरह तो खड़े नहीं रहना है, उसके अमीनो एसिड को टूटना होगा, नए प्रोटीन बनने होंगे। तो कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दैट इज मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चीज क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है? यस सर। और उसको किस में बदलना होता है? ग्लूकोज। हाँ, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। देखो, जब तुम खाना खाते हो, आलू खाया, पोटैटो खाया, तो मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या हुआ? क्या वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदल जाएगी? Yes, sir। और क्या वही ऐसी चीजें जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में बदली, तो फिर वो अमीनो एसिड फिर कब जाकर प्रोटीन में बदलेगा और कहाँ बदलेगा? सर अमीनो एसिड, हाँ सर सेल में जाके। ये ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो RER है, स्मूथ में तो फैट एंड लिपिड बनता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे क्या बनेगा? 9th पढ़ लिया था ना कि वहां फिर से प्रोटीन बनेगा, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन टूटा, तो प्रोटीन टूटा कहाँ पे? क्या पेप्सिन ने तोड़ा? हाँ सर, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो सही बता रहा है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने तोड़ा, स्टमक में टूटा, फिर कहाँ टूटा? सर, small intestine में। और कहाँ पे फिर से प्रोटीन बना? एनिमल प्रोटीन हर सेल में। तो ये चीज एनाबॉलिज्म है, यानी सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर टू बी रीसिंथेसाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फिर से तो बनना है ना। मेटाबॉलिज्म
दैट इज इट इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। इसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। सो इसका रिवर्स प्रोसेस है कि मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़िए कि द रिएक्शन विच आर मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। सो कैटाबोलिज्म तो ब्रेकिंग डाउन है, किसी चीज का टूटना ही तो है ना। तो हमारी बॉडी में जो ऐसा होता है वो रिएक्शन कौन सी होती है विच टू ब्रेक डाउन, वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन की होती हैं। ये जो तोड़ फोड़ की प्रक्रिया है ये सब कौन सी है? किसी चीज को तोड़ना। ग्लूकोज भी टूटता है, तो आपको मालूम है, चाहे आप ऐसे ही देख लो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले क्या होता है कि लेता है ऑक्सीजन, फिर वो जो सोलर एनर्जी को क्या केमिकल एनर्जी में बदलता है, फिर उसके बाद क्या होता है रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर किसी का रिडक्शन होगा तो फिर किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ऑक्सीडो रिडक्सेज हुई कि नहीं? जैसे फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडो रिडक्सेज हुई, उसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है ग्लूकोज का फिर से CO2 और वाटर में टूटना भी एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी है और ग्लूकोज भी है। तो इसलिए कौन सी है मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है? ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? दैट इज ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ओके, the process of breakdown of food source from cellular meat is known as। देख, फूड सोर्स को सेलुलर मीट के लिए सर ये मॉलिक्यूलर ब्रेकअप क्या अब होता देखो, है? एक पहला ये यूनिफॉर्म एनर्जी इसका सही आंसर इन्होंने बताया, बट हमें देखना पड़ेगा ये यूनिफॉर्म एनर्जी कौन सी है। अब ये खुल गया है, मैंने पढ़ा था। हाँ, ए का आंसर क्या है? ए। सर यूनिफॉर्म एनर्जी का मतलब क्या होगा कि इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? मतलब तो हमें पता नहीं। यूनिफॉर्म एनर्जी का ऐसा कोई, ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू। एक्चुअली इस तरीके की कोई एनर्जी होती नहीं यूनिफॉर्म एनर्जी। अभी कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है ना, तरह तरह की एनर्जी, बट ये सेंटेंस बन नहीं रहा है। जो भी हो इसको देखना पड़ेगा, हमें पता नहीं इसका। सर टेस्ट ले लीजिए। हिबरनेशन का मतलब क्या होता है? चालू करते हैं सर वाटर हीटर सर अपने सो जाते हैं सर, सो ताकि जाते उनको हैं। ज़्यादा जैसे light सांप है sources ना, करना सांप को उल्टा पकड़ लो देन इट इज एज गुड एज डेड। पूंछ से पकड़ लो। जब अगर हम अब शीर्षासन कर लें तो अगर हमारे माइंड में ब्लड चला जाए तो हम सोच नहीं सकते। माइंड सबसे ऊपर है, तो वो चीज़ क्या है कि हमें सोचने पर हम सोच सकते हैं ज़्यादा। जैसे ऐसे होते हैं ना जो गाय, तो वो क्या करते हैं, जिनके में ब्लड का ज़्यादा फ्लो है, ब्लड का जब ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा बताइए? थिंकिंग कम है। और जो ऐसा पैरट हो गया या जो थोड़ा ऊंचे होते गए या मंकी हो गए, क्या उनमें सोचने की ज़्यादा क्षमता है? जो सीधा खड़ा होगा, जितना कम ब्लड जाएगा उतना हम ज़्यादा सोच पाएंगे। अगर हम सो के पढ़ेंगे तो क्या हमारे माइंड में ज़्यादा ब्लड जाएगा और हम समझ नहीं पाएंगे, और बैठ के पढ़ेंगे तो क्या कम ब्लड जाएगा, तो फिर हम समझ पाएंगे। तो ये ब्लड के फ्लो पर है कि अब माइंड की कैपिलरीज में कम ब्लड जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हिबरनेशन में क्या होता है, अगर सांप को उल्टा कर दिया तो क्या उसके माइंड में ही सारा ब्लड जाएगा? तो क्या वो जिंदा की तरह बिहेव कर पाएगा? वो थिंकिंग ही नहीं कर पाएगा, उसका सारा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। हिबरनेशन को तो कहते हैं ना, हिबरनेशन का मतलब क्या है कि ये जो सस्पेंड देयर ऑल लाइफ प्रोसेस। तो जैसे वो ऐसे समय में कभी भी, जैसे ठंडी है तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं दे सस्पेंड ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि उनको एनर्जी की, अगर वो बहुत सारी हीट अपनी इधर उधर लगाएं और हीट लगाने के बाद में थोड़ा सा शिकार पकड़ पाएं, तो बताइए एक्सपेंस ज़्यादा है, उसमें एक्सपेंस ज़्यादा, थोड़ा सा शिकार पा रहे हैं क्योंकि डिसिपेट हो गई ना एनर्जी। बाहर कूल है तो ऐसे केस में क्या होगा कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, जैसे एसी है तो एसी को क्यों महंगा है? क्योंकि वो 36 पे अगर मेंटेन करना है तो 36 पे मेंटेन करता है। सो हिबरनेशन का मतलब है कि दैट इज ड्यूरिंग ऑड atmospheric condition many of the cold blooded animals suspend their life processes until the favorable atmospheric condition and temperature, ambient temperature condition does not come। तो उस चीज को हिबरनेशन कहते हैं। ज्यादातर रेप्टाइल्स ऐसा करते हैं।
जैसे सरीसृप यानी कि छिपकली हो गया, लिजर्ड हो गए, या और भी जो भी जो क्रीपर्स हैं वो ऐसा करते हैं। तो क्रीपर से तो इस क्वेश्चन में कोई बन नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। सर जैसे सर भालू जैसे हाइबरनेशन जाते हैं वैसे गोरिल्ला जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, हम एनिमेलिया में जाते ही नहीं, भालू गोरिल्ला कोई नहीं जाता। गोरिल्ला तो वार्म ब्लडेड है, तो गोरिल्ला वार्म ब्लडेड है। हम सब लोग वार्म ब्लडेड हैं। सर टेस्ट ले लीजिए। भालू गोरिल्ला ये सब क्या है, एप्स ये बोल रहे हैं सर जाते हैं गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं जा सकते। समझ में आई? ये जो भी आपके हैं सिर्फ अगर देखा जाए तो पिसेस एंड एविस, और वो भी क्यों? क्योंकि उनके 2 चैम्बर्ड हार्ट है। जैसे पिसेस है तो 2 चैम्बर्ड, एक्चुअली जितनी अच्छी एफिशिएंसी हार्ट की होगी उतना, जैसे अभी आपने देखा क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सर 3 नहीं, वो एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, और बाकी जो भी है एम्फीबियंस वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे सर, फ्रॉग birds है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो सब हिबरनेशन नहीं जाते हैं, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होगा या किसी का भी है वो ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रीम कोल्ड है। वो कौन कौन जाता है हिबरनेशन में? कोल्ड ब्लडेड कौन कौन है और वार्म ब्लडेड कौन कौन है? देखो पक्षी लोग हैं, दैट इज एविस एंड एनिमेलिया, दीज आर वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आएंगे? रेप्टाइल आएंगे, फिशेज आएंगी, और ये जो एम्फीबियंस हैं इनको भी रख सकते हो। एम्फीबियंस क्रोकोडाइल में देखना पड़ेगा कि रेप्टाइल्स क्या है, उनमें कुछ एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें 3 और 4 चैम्बर्ड का है, कुछ 3 चैम्बर्ड है, कुछ 4। जो समझ में आ गई बात आपको? तो सर फिश जाती है क्या? फिश जाएगी और क्रीपर जाएंगे। सर फिश जब जाते तो तब भी लोग सर पकड़ते हैं ना मछलियाँ। नीड की शॉर्टेज। ये क्योंकि ये क्या चीज है, हिबरनेशन का मतलब क्या है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल सस्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द लाइफ एक्टिविटी, बस यही चीज है। सर जो बर्ड्स होती है वो एव्स होती है। हाँ एविस। अब जरा सर देख एसी बंद कर लें, दिया, ठंड लग गया। 1 मिनट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ब्लड मिक्स हो गया। फिश चैम्बर एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड। एक्सपीरियंस हो गया। सेंटर में ना बीच वाला वो 1 मिनट। हो गया। अब बस 3 चैम्बर आ गए। थोड़े बालू जैसे लोग बना रहे हैं। सर्दी आने लगी, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, क्योंकि बात ना करिए उनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एम्फीबियंस हैं तो वो कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड के ऊपर है कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी निशीज क्या है, मतलब किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, क्या वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे एनर्जी के डिसिपेशन को, तो फिर वो हिबरनेशन में सर चले पोलर बियर तो ठंडियों में नहीं हैं? रहता। सर पोलर बियर तो ठंडी जगह में पोलर बियर एनिमेलिया में आ गया। आप ये देखिए ना, पाइप अलग अलग है ना, तो जो एनिमेलिया में सब में अलग अलग फीचर्स है ना, जिनमें एक्सटर्नल हेयर्स हैं वो सब क्या है, एनिमेलिया है। उनको दूसरे से, तो वो सब कैसे हो गए? These are पांडा कितना देख लीजिए, जो भी आपके एनिमल्स हैं उनकी 5 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो सबसे पहले आप ये देखिए 2 महीने बता दिया किंगडम में कौन कौन से बताइए। एनिमेलिया प्लांटे। सर यूनिस से 5 किंगडम बताओ। एनिमल ठीक बता रहे हैं। एक जैसे मोनेरा, अच्छा मोनेरा। सर प्लेनेरा फंगी। ये ठीक बता रहे हैं। कि जैसे मोनेरा क्या हो गया कि अब बैक्टीरिया हो गए। 5 किंगडम है, जितने भी सारे तरीके के प्राणी वो 5 किंगडम में आ सकते हैं। तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से क्या मतलब है? सर प्रोटोजोआ वगैरह। दैट मीन्स यूनिसेल्युलर होंगे, लेकिन वो क्या यूकैरियोटिक होंगे, उसमें गोल्जी ऑपरेटर सब कुछ वेल डिफाइंड होगा। और एक है बैक्टीरिया, ये देखो ये मोनेरा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक तरीके का डीएनए है, यानी आप ये डीएनए मटेरियल, इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, राइबोसोम्स है और सर ये प्रोकैरियोटिक है। ये मोनेरा है सर प्रोकैरियोटिक ना। प्रोकैरियोटिक। और फिर यूकैरियोटिक में ये सब सेल आ जाएंगे जो भी सिंगल सेल वाले होंगे। कोई भी अगर ऐसा यूकैरियोटिक, अमीबा यहाँ रखा नहीं है या पैरामीशियम, लेकिन आप समझते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब इसमें आएंगे। तीसरा क्या है बताइए? थर्ड बताओ। फंगी। थर्ड क्या है? फंगी। एनिमल और और प्लांट। फिर उसके बाद क्या है? एनिमल
प्लांटे प्लांटे, एनीमिया प्लांटे के बाद क्या है? एनीमिया एनीमेलिया आ गया। अब एनीमेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग हैं जो डिवीजन्स हैं। तो एनीमेलिया में बहुत सारे हैं, ये प्लेटी हेल्मेंथीज, हम इन सब में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन फिर भी जो हम जनरली जानते हैं, क्योंकि 9th में हम लोगों ने डाइवर्सिटी नहीं पढ़ी है, फिर भी एनीमेलिया में 5 अलग अलग डिवीजन हैं। वो कौन कौन से हैं? सर एव्स सबसे पहली बात है, एनीमेलिया के नीचे में एक ऐसा डिवीजन है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा का मतलब है जिनके पीछे नोटोकॉर्ड है, जैसे हम लोगों के पीछे है, तो नोटोकॉर्ड का स्पाइनल मतलब कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड क्यों है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या इसके अंदर से नर्व्स जा रही है, हाँ। नर्व सेल जा रही है, वो पूरी वायरिंग है, जैसे केसिंग में से वायरिंग जाती है, Yes, और वो नर्व्स क्या पूरी बॉडी में फैली हुई है, स्पाइनल कॉर्ड उसे बचाती है। तो जिनमें क्या हो बताइए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, वो सब क्या कहलाएंगे? कॉर्डाटा। तो इन सब में बताओ, फिशेज में, एम्फीबियंस में, या मतलब मछली में, या जो रेंग के चलते हैं, उन सब में कॉर्डाटा कौन है? मछली। ये ठीक बता रहे हैं, 5 कॉर्डाटा हैं, क्योंकि सबके पास हम सभी कॉर्डाटा हैं, क्योंकि हम सब में क्या है? नोटोकॉर्ड है। और ये प्लेटी हेल्मेंथीज, इन सब में नोटोकॉर्ड नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो फिशेज हैं ये, और ये जैसे नीमाटोडा, अर्थवर्म, इन सब में नहीं है पीछे स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन हम 5 लोग, कौन 5 लोग बताओ? एक मछली, सबसे पहले कौन बना? क्या सबसे पहले फिशेज बनी? जब फिशेज का युद्ध शुरू हुआ पानी में, तो क्या हुआ बताइए? क्या वो बाहर आके सर्वाइव करने लगी, अंडे वहां देती थी? क्या फिर वो एम्फीबियंस कहलाए? पानी में तो वो प्रजनन करते थे, दे मेट इन वाटर, हाउएवर दे कम आउट फॉर दैट इज फूड और अदर थिंग्स। तो क्या वो एम्फीबियंस है? मछली पानी में थी, लेकिन जब वहाँ फूड क्राइसिस हुई तो क्या वो बाहर आए? जब वो बाहर आए, वो इवोल्यूशन है। फिर जब अभी हम लोग इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, तो जब वो बाहर आए तो तब भी पानी में जाते थे। किस लिए? क्योंकि वहां पर उनका मेटिंग होगा, तो ये पानी में ही कर सकते हैं, फ्रॉग्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? जब एम्फीबियंस बाहर अंदर आते रहे, लेकिन कुछ ने पानी बिल्कुल छोड़ ही दिया, क्या वो रेप्टाइल कहलाए? तो पहले फिशेज है, फिशेज के बाद क्या है? एम्फी का मतलब बोथ होता है। तो जैसे आप एम्फोटेरिक कहते हो, तो ये ग्रीक वर्ड है। तो एम्फो का मतलब वो जो दोनों में रहे, बियर्स का मतलब बायो, जो ऐसे जानवर जो दोनों में रहे। अब तीसरे पे आ जाओ, सब एनीमेलिया हैं, सबको जानवर बोलो। फिर जब बाहर आ गए तो रेंग के चलने लगे, तो रेप्टाइल्स हो गए, उसमें सब लेजर्ड हो गई। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे थे, जब जमीन पर भी भोजन की आपस में संघर्ष हुआ, तो क्या वो उड़ने लगे? तब वो एविस कहलाए। और कुछ ने अपने गुफाओं में शरण ली, या कहीं पर उन्होंने, सबके पास केव्स होती है, डेन होते हैं, और जब केव्स में रहने लगे तो क्या वो बच्चों को जन्म देने लगे? क्या उनका रखरखाव करने लगे? तो क्या वो क्या कहलाए? एनीमेलिया। तो अब यहाँ पर जो एनीमेलिया में मैमल्स है बच्चों को, तो 5 कौन कौन से बताओ? फिश। सबसे पहले फिशेज, यस सर। एविस। फिर फिशेज के बाद उसके बाद बताओ एम्फीबिया, बोलो, फिर रेप्टाइल। फिर क्या एग्जांपल भी लिख लेते हैं एम्फीबिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? रेप्टाइल। दैट इज रेप्टाइल। फिर एम्फीबियन नहीं मतलब नहीं, इसी तरीके से फिर एविस, पक्षी। और फिर क्या हुआ? मेमल्स। तो मैमल्स एक बार सर मैमल्स होगा ना, पहले जमीन पे मैमल्स। रहने सब लगे, फिर इस तरीके से है। फिशेस के कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट। हाँ मैं टू और इसमें मोस्टली 3 चैम्बर्ड। और किसके 4 चैम्बर्ड हार्ट है? सर क्रोकोडाइल। ठीक है, इसमें क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जो रेप्टाइल्स हैं उसमें भी मोस्टली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि वो एफिशिएंट सिस्टम नहीं है इनके पास। ऐसा होता तो हिबरनेशन में ना जाते, सांप हो गई। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और एविस में 4 चैम्बर्ड, और ये वो 4 चैम्बर्ड। इनमें से कोल्ड ब्लडेड कौन है? और ये कैसे हैं? वार्म ब्लडेड। तो ये कभी भी नहीं जाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और वो रेप्टाइल में आएगा। तो वहां से आते हैं क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल तो जब 4 चैम्बर्ड है तब कोल्ड ब्लडेड नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, उसमें एफिशिएंट सिस्टम है।
वो तो अच्छों को कितना कर लेता है। आप देखिए मगरमच्छ अटैक कर सकता है किसी पर, हाँ, सर। बड़ा है, उसमें एनर्जी है, वो कर सकता है। तो इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हेड जितने भी हैं वो वेल एफिशिएंट है। उसमें जो सेप्टम है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो अलग करता है। बोलो, बात समझ में आ गई? कुछ पूछना है? हाँ, बोलो। सर वो आपने बताया था ना कि वो रेप्टाइल से एज में बन गए थे, उनके पंख आ गए थे, तो सर ऐसे पंख तो मतलब 1-2 साल में आए नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये होगा। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में आते हैं। जैसे इसका सर, evolution में चार्ल्स डार्विन आर्कियोप्टेरिक्स है Yes. इसका उदाहरण, जो ऐसा भी घोड़ा बना है कि जो उड़ भी सकता था। हाँ? तो उसके अवशेष में आपकी बुक में बना हुआ फिगर, तो वो उसके पैर भी थे, वो उड़ भी सकता था। तो आर्कियोप्टेरिक्स उसका नाम है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे जब हम देखते हैं कि जमीन में ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं तो वो हमें बताते हैं। ओके, इतना ही रखो। ओके प्रांजल, वेलकम। शाम